जी अस्सलाम वालेकुम। कैफ 7 आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। लेक्चर नंबर 37। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। एक तो होम असाइनमेंट आपको दी गई थी, उसको डिस्कस करेंगे। फिर इसके बाद चैप्टर 5 को स्टार्ट करने जा रहे हैं हम, और चैप्टर 5 में हम पढ़ेंगे पहला कंसेप्ट आज, शेयर कैपिटल एंड इट्स टाइप्स। लेकिन उससे पहले प्रीवियस लेक्चर में से कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो पूछ लीजिए। कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो पूछ लीजिए। क्वेश्चन था क्या? हाँ, कंपनी सेक्रेटरी, क्या कंपनी सेक्रेटरी लाजमी है कंपनी का एम्प्लॉय ही हो? देखिए वो जो लाइन लिखी हो ना, कंपनी सेक्रेटरी शैल बी एम्प्लॉय, उसका मतलब ये नहीं है कि एम्प्लॉय में से ही कोई कंपनी सेक्रेटरी होगा। उसका मतलब यह है कि जो भी कंपनी सेक्रेटरी होगा कंपनी का एम्प्लॉय भी कंसीडर होगा, वो कंपनी का एम्प्लॉय बन जाएगा बाद में। अगर पहले एम्प्लॉय नहीं भी था वो बाद में कंपनी का एम्प्लॉय बन जाएगा। ठीक है जी। और कोई क्वेश्चन? अच्छा, आज की जो होम असाइनमेंट है उसमें भी एक मिलता जुलता क्वेश्चन है, जिसमें वो कहता है कि कौन चेयरमैन बन सकता है बोर्ड का। याद है आपको? वो कौन बन सकता है? नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, वो बोर्ड का चेयरमैन बन सकता है। अच्छा मुझे बताइए, एक डायरेक्टर है, ये भाई ने भी सवाल पूछा, डायरेक्टर है, उसको चीफ एग्जीक्यूटिव बना दिया गया। एक डायरेक्टर है, वो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर था, उसको अगर चीफ एग्जीक्यूटिव बना दिया गया तो क्या वो कौन सा डायरेक्टर है? अब वो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हो गया, क्योंकि चीफ एग्जीक्यूटिव है। चीफ एग्जीक्यूटिव का काम ही कंपनी की मैनेजमेंट चलाना है, तो अब वो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हो गया। इसी तरह मुझे एक और सवाल का जवाब दीजिए, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर में से कौन कंपनी की मैनेजमेंट में किसी ना किसी हद तक इन्वॉल्व हो सकता है? फिर भी नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टली उसका ताल्लुक नहीं होता, लेकिन फिर भी थ्रू रिलेटिव या अदर कंपनीज इनडायरेक्टली किसी ना किसी हद पे लेवल पे इन्वॉल्वमेंट हो। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की इन्वॉल्वमेंट बिल्कुल एग्रीड। अच्छा, अगर किसी इंडिपेंडेंट, सोच के जवाब देना है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को हमने चेयरमैन बना दिया, बताइए क्या वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रहा? नहीं रहा। क्यों नहीं रहा? क्योंकि अब वो चेयरमैन बन गया। ठीक है, चेयरमैन बन गया तो इसका मतलब कंपनी के साथ इन्वॉल्वमेंट आ गई उसकी। अब वो सिर्फ एज डायरेक्टर मीटिंग की रिम्यूनरेशन नहीं ले रहा, एक्स्ट्रा रिम्यूनरेशन भी ले रहा है। तो वो हमने इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की डेफिनेशन पढ़ा था कि वो एक्स्ट्रा रिम्यूनरेशन भी किसी किस्म की, ये कंसेप्ट आपने जहन में रखना है। अब चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन 10, करेक्ट कमेंट वेदर अप्रूवल ऑफ कमीशन इज रिक्वायर्ड इन फॉलोइंग केसेस। ये सोल एजेंट के ऊपर डिपेंड कर रहा है कंसेप्ट। और सोल एजेंट के बारे में हमने क्या स्टडी किया था कि नहीं, पहले इनकॉर्पोरेशन की बात करें। अगर इनकॉर्पोरेशन आउटसाइड पाकिस्तान है और मेजर बिजनेस भी आउटसाइड पाकिस्तान है तो फिर उसको कमीशन के अप्रूवल की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर इनकॉर्पोरेटेड इन पाकिस्तान है और मेजर बिजनेस पाकिस्तान में है, फिर ये कंसेप्ट ध्यान में रखिएगा। ए कह रहा है एबीसी लिमिटेड इज रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट। रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट का मतलब क्या है? रजिस्टर्ड इन पाकिस्तान। तो रजिस्टर्ड अगर पाकिस्तान में है तो अब इससे फर्क ही नहीं पड़ता कि बिजनेस बाहर है यहाँ पाकिस्तान। लेकिन आगे फिर कह रहा है मजीद, एंड इज कैरिंग ऑन बिजनेस इन पाकिस्तान एंड मिडिल, बिजनेस पाकिस्तान में भी है, मिडिल ईस्ट में भी है। इट इज कंसीडरिंग अपॉइंटिंग सोल परचेज एजेंट। क्या अप्रूवल चाहिए? बिल्कुल चाहिए। अच्छा, अगर कहता कि मेजर बिजनेस मिडिल ईस्ट में है, फिर अप्रूवल चाहिए? फिर भी अप्रूवल चाहिए होती से सोल एजेंट अपॉइंट करने के लिए। क्यों भला? क्योंकि इनकॉर्पोरेटेड पाकिस्तान में है। बी एबीसी इनकॉर्पोरेशन इज रजिस्टर्ड company under relevant law of USA and is carrying on business in 12 different countries, incorporated outside Pakistan है, including some business in Pakistan. It is considering appointing a sole sale agent in Pakistan. 12 countries में काम कर रही है,
ये थोड़ा बहुत बिजनेस का पाकिस्तान में, मेजर बिजनेस कहाँ पे है? आउटसाइड पाकिस्तान। तो देखिए दोनों कंडीशन पूरी हो गई। इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड पाकिस्तान, मेजर बिजनेस आउटसाइड, मेजर बिजनेस आउटसाइड पाकिस्तान, तो कमीशन की अप्रूवल की जरूरत नहीं है। अप्रूवल के बगैर ही ये सोल एजेंट अपॉइंट कर सकते हैं। एग्रीड। सी, XYZ Incorporation is a registered company under the relevant law of USA and is carrying on business in 3 different countries including major portion of business in Pakistan. Registered outside Pakistan है, major पाकिस्तान। It is considering appointing sole distribution agent in Pakistan। कर सकती है। अप्रूवल रिक्वायर्ड है कि नहीं? रिक्वायर्ड क्यों है? इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड पाकिस्तान में, मेजर बिजनेस पाकिस्तान। तो दोनों कंडीशंस पूरी होंगी, यानी इनकॉर्पोरेट भी आउटसाइड पाकिस्तान हो, मेजर बिजनेस भी आउटसाइड पाकिस्तान हो, फिर सोल एजेंट पॉइंट हो सकता है, वरना कमीशन की अप्रूवल की जरूरत होगी। इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम? नेक्स्ट क्वेश्चन 11 जी। कोई कंपनी इनकॉर्पोरेट बायर और उसका पार्शियल मीन 50% बायर और 50%, अगर कंपनी इनकॉर्पोरेट आउटसाइड पाकिस्तान है, 50% एग्जैक्टली बिजनेस पाकिस्तान से बाहर, 50% पाकिस्तान में, तो मेजोरिटी वाली कंडीशन पूरी नहीं हुई। ठीक है, इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड पाकिस्तान है लेकिन मेजर बिजनेस पाकिस्तान में नहीं है। ठीक है, मेजर बिजनेस पाकिस्तान में नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए इसके लिए अप्रूवल नहीं चाहिए। क्वेश्चन 11, फॉलोइंग इज कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ फैसल लिमिटेड ए लिस्टेड कंपनी। नॉर्मली बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में कंपोजिशन, अच्छा एक और कैटेगरी भी होती है, वो होती है फीमेल डायरेक्टर्स। कमीशन ने लॉ में ये रिक्वायर किया हुआ है कि लिस्टेड कंपनी, जहां तक मुझे याद है, लिस्टेड कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में फीमेल रिप्रेजेंटेशन भी जरूरी होगी, जो कि एक बड़ी अच्छी बात है। अच्छी बात इसलिए कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर चूंकि फीमेल्स भी काम करते हैं, तो उनकी वॉइस वो जाहिर है फीमेल के साथ डिस्कस करने में वो ज़्यादा कंफर्टेबल। तो नॉर्मली लिस्टेड कंपनी में फीमेल डायरेक्टर्स की कैटेगरी भी आप जब प्रैक्टिकली देखेंगे होगी। अगर वो भी कैटेगरी होती तो एक कंप्लीट कंपोजिशन हमारे सामने आ जाती कि किसी भी कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इन टाइप्स के हो सकते हैं। लेकिन बहरहाल हम इन्हीं के मुताबिक डिस्कशन करते हैं। करें इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स हैं, कुछ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं और कुछ नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। एग्री करते हैं? तीनों में फर्क होता है ना। कौन से डायरेक्टर्स हैं जो जिनका सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस या डिपेंडेंसी होती है कंपनी के ऊपर, और किसकी बिल्कुल नहीं होती, इंडिपेंडेंट। और नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, इनका कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत इंटरेस्ट होता है, डायरेक्टली अपना नहीं, किसी दूसरे के थ्रू शायद, जिसके जरिए से ये अपॉइंट हुए हैं। ये नॉर्मली रिप्रेजेंटेटिव डायरेक्टर्स होते हैं, रिप्रेजेंटेशन के अलावा भी हो सकते हैं नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। चलिए ये उसने हमें बता दिया, खालिद, दाऊद, जो भी नाम है इनके। ठीक है, अच्छा एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर में आगे बता भी रहा है, फसीह सीईओ के तौर पे काम कर रहा है, और काशिफ डायरेक्टर फाइनेंस है, ये एम्प्लॉई है। कह रहे अंडर द कंपनी दैट 2017 एडवाइस व्हिच ऑफ द अबव डायरेक्टर्स आर एलिजिबल टू बी अपॉइंटेड एज चेयरमैन ऑफ बोर्ड। कौन से? तो पहले हम उसे बताएंगे रूल। नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर यानी सलमान, आरिफ एंड अशरफ। ये समझ आ गया आपको? अच्छा, एक स्टूडेंट कहने लगा सर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर भी तो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स में से ही अराइज होते आते हैं। तो ये हाँ, तो इसमें कंसेप्ट क्या है? ये बात बिल्कुल ठीक है। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की ही समझ लीजिए कि एक आगे फर्दर कैटेगरी है। लेकिन अगर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को चेयरमैन अपॉइंट करते हैं ना, तो वो फिर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं रहेगा, वो चेयरमैन हो सकता। तो जब वो डायरेक्टर ही नहीं रहेगा तो चेयरमैन कैसे बन सकता है? खुद सोचें, चेयरमैन का डायरेक्टर होना जरूरी है। फिर उसने कहा कि ये नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर में से उठाया जाएगा। तो जब एक डायरेक्टर ही नहीं रहा, इसीलिए इंडिपेंडेंट को हमने सेलेक्ट नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि अगर इंडिपेंडेंट में से कोई बंदा चेयरमैन बना लेते हैं तो फिर इंडिपेंडेंट नहीं रहेगा। ठीक, जी
एग्जामिनर कमेंट्स में उसने क्या लिखा है? उसमें ये लिखा है कि स्टूडेंट फेल हो गए थे, स्टूडेंट्स ने ये किया था कि सबको वो कह रहे हैं स्टूडेंट फेल हो गए थे। कंप्लीट एग्जामिनर कमेंट्स पढ़े ना उसके कंटेस्ट के साथ। उसमें ये लिखा है कि स्टूडेंट ने सबको, ये एग्जीक्यूटिव के अलावा सबको वो एलिजिबल कर दिया था। ओनली एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, हाँ वो ये कह रहा है कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को भी उसने रिकमेंड कर दिया, लेकिन ये फैक्ट सामने रखते हुए कि अगर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट हो गया चेयरमैन तो फिर वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं रहेगा, तो हम सिर्फ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है इसको रिकमेंड कर देना बेहतर है। करने को कर सकते हैं इंडिपेंडेंट को भी, लेकिन अगर इंडिपेंडेंट को अपॉइंट करते हैं तो क्या होगा? इंडिपेंडेंट नहीं रहेगा। लीगली ठीक है, लीगली ठीक है, कर सकते हैं जी। ये बात तो नहीं कि वो डायरेक्टर भी एट द सेम टाइम रहना चाहिए, उसका बस अमंग नॉन एग्जीक्यूटिव, हाँ अमंग नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, हाँ बिल्कुल ठीक है, बस जो उसको अपॉइंट करते हैं नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ठीक है। आप कह रहे हैं इंडिपेंडेंट को भी कवर कर देना चाहिए, कर दें इंडिपेंडेंट को भी कवर कर दें, ठीक है, क्योंकि इंडिपेंडेंट भी टाइप ऑफ नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है। लेकिन मेरा ओपिनियन फिर वही है, क्या वो इंडिपेंडेंट नहीं रहेगा, फिर उस कैटेगरी से निकल जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। आल्सो स्टेट द टाइम फ्रेम फॉर हिज अपॉइंटमेंट ना, खा गए मार। टाइम फ्रेम फॉर अपॉइंटमेंट का मतलब क्या है कि अपॉइंट करने के लिए कितना टाइम है। टाइम फ्रेम फॉर ड्यूरेशन और चीज होती है, ड्यूरेशन या टेन्योर, और टाइम फ्रेम फॉर अपॉइंटमेंट और चीज है। टाइम फ्रेम फॉर अपॉइंटमेंट का मतलब क्या है? कितने अरसे में अपॉइंट, कितने अरसे में किया जाए? विद इन 14 डेज ऑफ इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर्स। ड्यूरेशन क्या होगी? 3 है। फिर पूरा आंसर नहीं दिया। और ही में अर्लियर रिजाइन। और रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होगी? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के लीडर के तौर पे काम करेगा और उनकी रिव्यू, उनकी परफॉर्मेंस के ऊपर रिव्यू रिपोर्ट प्रिपेयर करेगा जो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ अटैच की जाएगी। क्लियर? ये हो गया क्वेश्चन 11। अच्छा अब नेक्स्ट वॉल्यूम 2 के भी क्वेश्चन थे। वॉल्यूम 2 के भी क्वेश्चन ना असाइनमेंट में। रिक्वायरमेंट एक्सप्लेन वेदर मिस्टर समी कैन एक्सेप्ट दिस ऑफर। अब पता ही नहीं कुछ चल रहा, ब्लाइंड क्वेश्चन है, रिक्वायरमेंट से नहीं पता चला किस टॉपिक है। मिस्टर समी द सीईओ ऑफ मालिक है, सीईओ को अंडरलाइन कर लें। अगर डायरेक्टर कहता तो हम डायरेक्टर वाले चैप्टर की तरफ चले जाते हैं, सीईओ कहता है तो सीईओ वाले चैप्टर को की तरफ भी जाएंगे और डायरेक्टर वाले चैप्टर की तरफ जाएंगे। क्यों? क्योंकि सीईओ भी डीम डायरेक्टर होता है, उस पर डायरेक्टर वाली प्रोविजन भी अप्लाई होंगी, तो हो सकता है वो उसकी डिस्क्वालिफिकेशन में पूछ ले। ठीक है, अभी रिसेंटली क्वेश्चन आया है, उसमें उसने पूछा है वो कौन सी सिचुएशन है जिसमें सीईओ इप्सो फैक्टो सीजेस टू होल्ड ऑफिस। इप्सो फैक्टो सीईओ सीजेस टू होल्ड ऑफिस। अब ये कंसेप्ट चीफ एग्जीक्यूटिव के चैप्टर 4 में है ही नहीं, डायरेक्टर में, लेकिन वो तो डायरेक्टर में है इप्सो फैक्टो वाला, क्योंकि सीईओ भी डीम डायरेक्टर होता है। इसे ध्यान में रखिए, डायरेक्टर की बात करेगा तो सिर्फ डायरेक्टर वाला चैप्टर ज़हन में आ जाए, चीफ एग्जीक्यूटिव की बात करें तो ज्यादातर क्वेश्चन चैप्टर 4 में से आएंगे, लेकिन ज़हन में चैप्टर 3 भी रहना चाहिए कि डायरेक्टर्स की रिक्वायरमेंट भी चीफ एग्जीक्यूटिव पे अप्लाई होती हैं। तो सीईओ है ऑफ मलिक एयरवेज लिमिटेड, होल्ड्स 9% शेयर्स ऑफ द कंपनी। He has now been offered to become the CEO of Akhtar IT Services Limited, Private Limited, a subsidiary of Yusuf Textile Mills.
मिस्टर समी स्पाउस होल्ड्स डायरेक्टरशिप इन यूसुफ टेक्सटाइल मिल्स लिमिटेड। ये थोड़ा कम्प्लेक्स हो गया स्ट्रक्चर, ठीक है, इसको थोड़ा सा कोई डायग्राम वगैरह बना लें हम, जिससे पता चल जाए। अच्छा, हमने किस कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से सॉल्व करना है? मलिक एयरवेज के लिमिटेड से, ठीक है। ये आगे हमारी कंपनी है एक, मलिक एयरवेज लिमिटेड, मलिक एयरवेज लिमिटेड, इसका सीईओ है। दूसरी कंपनी कौन सी है जिधर इसकी अपॉइंटमेंट, इधर भी कह रहे हैं चीफ एग्जीक्यूटिव बनना है, अख्तर आईटी सर्विसेज, ठीक है। ही हैज नाउ बीन ऑफर्ड टू बिकम चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ अख्तर आईटी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड। ये है अख्तर आईटी सर्विसेज। क्या दोनों का, ये एयरलाइन थी, एक पर्सन दोनों का चीफ एग्जीक्यूटिव बन सकता है? पक्की बात? क्यों बन सकता है? क्योंकि कंपीटिंग बिजनेस में इन्वॉल्व, ये आईटी सर्विस है, ये एयरलाइन है, कंपीटिंग बिजनेस नहीं है, ठीक है। तो हमने क्या पूरी प्रोविजन पढ़ी थी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ ए पब्लिक कंपनी और हिज स्पाउस और माइनर शैल नॉट engage in business या कंपनी विच, हाँ, जो कंपनी के या उसकी सब्सिडरी के बिजनेस से कंपीट करता हो। अब इसके सब्सिडरी से कि इसकी सब्सिडरी से, इसको सिक्योर करना है, इसको सिक्योर करना है। इसकी कोई सब्सिडरी उसने बताई है? नहीं बताई, तो इसमें चीफ एग्जीक्यूटिव पॉइंट होना चाहिए, हो सकता है। आगे एक और इंफॉर्मेशन दे रहा है कि मिस्टर समी स्पाउ होल्ड डायरेक्टरशिप इन यूसुफ टेक्सटाइल। यूसुफ टेक्सटाइल इस, ये सब्सिडरी है, यूसुफ टेक्सटाइल होल्डिंग है। अच्छा, ए सब्सिडरी ऑफ, हाँ, अख्तर आईटी सर्विसेज इज ए सब्सिडरी ऑफ यूसुफ टेक्सटाइल। यूसुफ टेक्सटाइल होल्डिंग है, होल्डिंग है ये यूसुफ टेक्सटाइल्स, इसमें स्पाउस के शेयर्स हैं। अब देखें इसमें डायरेक्टर है, चले डायरेक्टर है, कोई मसला नहीं। इधर स्पाउस डायरेक्टर है, ठीक है, और इधर चीफ एग्जीक्यूटिव बनने जा रहा है। ये इधर डायरेक्टर है स्पाउस, और ये इसकी सब्सिडरी। हमने जो सब्सिडरी होल्डिंग का कंसेप्ट देखना है वो इस कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है कि इसके या इसकी सब्सिडरी का कंपीटिंग बिजनेस में नहीं जाना। अब इसकी सब्सिडरी कोई नहीं है, उसका मतलब ये हुआ एयरलाइन, एयरलाइन का कंपीटिंग बिजनेस है कोई नहीं, तो अपॉइंटमेंट इसका मतलब है क्या हो सकती है। शाबाश। अच्छा, ये भी नहीं है, अगर ये होता, ये कंपीटिंग बिजनेस होता, तब प्रॉब्लम होती कि ना होती? हाँ जी, तब जी दो केसेस है, इसमें सब्सिडी वाला पॉइंट तो इसके पॉइंट ऑफ व्यू से आएगा। क्वेश्चन को सिंपल रखें, उसने कहा है कि एयरलाइन का चीफ एग्जीक्यूटिव है, क्या वो आईटी सर्विसेज में चीफ एग्जीक्यूटिव बन सकता है? इंगेज, इसका जवाब इंगेज हो सकता है। क्यों इंगेज हो सकता है? कंपीटिंग बिजनेस नहीं। अब इसको ख़त्म कर दे, समझे ये क्वेश्चन का हिस्सा ही नहीं है। वो कह रहा है अख्तर आईटी सर्विसेज का चीफ एग्जीक्यूटिव है, उसकी स्पाउस यूसुफ टेक्सटाइल में डायरेक्टर है, तो क्या उसकी स्पाउस बिजनेस में इन्वॉल्व है? अब क्या ये सिचुएशन अलाउड है? क्यों अलाउड है ये भी? क्योंकि कंपीटिंग बिजनेस नहीं है, ठीक है। एयरलाइन, इन दोनों में से कोई एक बिजनेस भी कंपीटिंग होता ना तो फिर डिस्क्वालिफिकेशन आ जाती। क्यों आ जाती? क्योंकि चीफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्ट कंपीटिंग बिजनेस में इन्वॉल्व नहीं हो सकता और स्पाउस भी कंपीटिंग बिजनेस में इन्वॉल्व नहीं हो सकती। इसने इस केस में दो कंपनीज का जिक्र किया एयरलाइन के अलावा। एक कंपनी में चीफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्ट इंगेज हो रहा है
और एक में स्पाउस एंगेज हो रही है। आपने दोनों का सोल्यूशन में ये एक ही चीज ध्यान में रखनी है, वही प्रोविजन, शैल नॉट इंगेज इन कंपीटिंग बिजनेस। चूंकि दोनों में से कोई भी कंपीटिंग बिजनेस नहीं है, इसलिए चीफ एग्जीक्यूटिव अपॉइंट हो सकता है। ये बात समझ आई? हमने यहाँ पे किसका इंटरेस्ट को हमने ये क्वेश्चन किसके पॉइंट ऑफ व्यू से सॉल्व करना है? मलिक एयरवेज लिमिटेड के पॉइंट ऑफ व्यू से। सब्सिडी का हाँ जी, उसकी सब्सिडी का, बिल्कुल यही तो मैं आपको समझा रहा हूँ कि जो कंबाइनिंग बिजनेस के अंदर उसने लफ्ज सब्सिडी इस्तेमाल किया है ना, वो मलिक एयरवेज की सब्सिडी के लिए है यस सर। कि वो उसके या उसके सब्सिडी के कंबाइनिंग बिजनेस में इन्वॉल्व नहीं होगा। सर ये क्वेश्चन अब है सर, अगर इसमें यूसुफ टेक्सटाइल या यूसुफ एयरलाइन प्राइवेट लिमिटेड होता। अच्छा, यहाँ पे उन्होंने थोड़ा सा क्वेश्चन में शाबाश अच्छा पॉइंट सोचा है। अब ये आप बताएंगे अगर आपको ये क्वेश्चन समझ आया तो, वरना ना बता सके समझ। कह रहे हैं सर ये क्वेश्चन के सारे फैक्ट्स यही है, फर्क ये चीफ एग्जीक्यूटिव है और कोई कंपनी नहीं है। ये चीफ एग्जीक्यूटिव है, इसकी स्पाउस है, वो डायरेक्टर है, इस कंपनी का नाम है यूसुफ एयरलाइंस लिमिटेड। यूसुफ, और ये प्राइवेट कंपनी है। ये प्राइवेट, क्या अब वो ये सिचुएशन अलाउड है? डिस्क्वालिफिकेशन होगी? बिल्कुल होगी। क्यों डिस्क्वालिफिकेशन होगी? क्योंकि चीफ एग्जीक्यूटिव शैल नॉट इंगेज इन या स्पाउस और माइनर चाइल्ड कंपनी। यहां पे स्पाउस, अब ये कंपीटिंग बिजनेस हो गया ना, ये भी एयरलाइन और ये भी एयरलाइन कंपीटिंग बिजनेस में इन्वॉल्व है, अब डिस्क्वालिफिकेशन राइज हो गई। क्लियर? अच्छा, अगर मलिक के पॉइंट ऑफ व्यू से देखे डिस्क्वालिफिकेशन है, और अगर यूसुफ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखे नहीं, हमने केस स्टडी किसके पॉइंट ऑफ व्यू से करनी है? मलिक, जो उसने क्वेश्चन में जिक्र किया है शुरू में कि हमारा पर्सन मलिक एयरलाइन में चीफ एग्जीक्यूटिव है। क्लियर हुई ये बात? तो उसने क्वेश्चन में दो कंपनीज डिस्कस कर दी। नॉर्मली क्वेश्चन में एक कंपनी देता है, दो कंपनी दे दी, लेकिन दोनों की वजह से प्रॉब्लम कोई नहीं। क्यों नहीं प्रॉब्लम? क्योंकि दोनों का ही बिजनेस कंपीटिंग नहीं है, दोनों का ही बिजनेस कंपीटिंग नहीं है। अगर ये एयरलाइन प्राइवेट, भाई अभी वही तो केस किया है मलिक एयरलाइन। अच्छा, अगर मलिक एयरलाइंस प्राइवेट कंपनी होती फिर तो जिस मर्जी कंपीटिंग बिजनेस में जाओ, कोई मसला नहीं। क्यों नहीं मसला? क्योंकि कंपीटिंग बिजनेस वाली बात पब्लिक कंपनी के लिए है। शाबाश। और की क्वेश्चन? पब्लिक सेक्टर कंपनी भी पब्लिक हो सकती है, फर्क सिर्फ ये होता है कि उसके जो मेजॉरिटी ऑफ शेयर्स है वो गवर्नमेंट के पास होते हैं। वो नाम से पता चल जाएगा कि पब्लिक कंपनी है कि प्राइवेट। वो पब्लिक कंपनी वाली रिक्वायरमेंट है अपना। देखिए, पब्लिक सेक्टर कंपनी में भी आपने देखना है कंपनी के नाम से कि उसका स्टेटस पब्लिक कंपनी का है कि प्राइवेट कंपनी का है। जिस तरह कोई भी पब्लिक कंपनी होल्डिंग सब्सिडरी भी हो सकती है, प्राइवेट कंपनी होल्डिंग सब्सिडरी भी हो सकती है, उसी तरह पब्लिक सेक्टर कंपनी का भी कंसेप्ट है। ठीक है कि कोई भी पब्लिक कंपनी भी पब्लिक सेक्टर कंपनी हो सकती है, प्राइवेट कंपनी भी पब्लिक सेक्टर कंपनी हो सकती है। अब ना मैं ज्यादा एक्सप्लेन करूंगा, आप कंफ्यूज हो जाएंगे, समझ नहीं आना आपको। पब्लिक सेक्टर कंपनी का मतलब सिर्फ ये है कि ज्यादातर शेयर गवर्नमेंट ने होल्ड किए, या आसान अल्फाज में यूं कह लें गवर्नमेंट की सब्सिडरी है। तो सब्सिडरी कोई कंपनी है कि नहीं, ये नाम से पता नहीं चलता। पब्लिक भी हो सकती है, प्राइवेट भी हो सकता है होल्डिंग सब्सिडरी। तो पब्लिक सेक्टर कंपनी हो तो सेम कंसेप्ट अप्लाई होगा। देखेंगे कि कंपनी पब्लिक है कि प्राइवेट। पब्लिक कंपनी और है, पब्लिक सेक्टर कंपनी और है। ये आपको समझ तो नहीं ना आई इसकी? नहीं, मुझे नहीं लगता इतना मुश्किल कंसेप्ट। चलें, कह रहे हैं तो अच्छी बात है। The board of directors of RS Limited wants to appoint Mr. Salahuddin, an employee of the company, as chief executive of company. You are required to explain the following. Minimum number of share required to be acquired by Salahuddin. No minimum shares. क्यों? चीफ एग्जीक्यूटिव का शेयर होल्डर होना जरूरी नहीं। शाबाश। Tenure of office for which Mr. Salahuddin may be appointed.
और शॉर्टर पीरियड 3 years और or shorter period. Shaba. Will it be necessary to obtain members' approval of the terms and conditions being offered to him? No. ठीक है, member terms and conditions shall be determined by directors और मेंबर or members in accordance with articles of the company. Clear? कोई क्वेश्चन इसमें? अच्छा, इसमें अगर वो कहता है कि जी किसी पर्सन को डायरेक्टर अपॉइंट करना है, इसके पास मिनिमम शेयर्स कितने होने चाहिए? जो आखिरी डायरेक्टर ने शेयर डायरेक्टर के पास शेयर्स होना लाजमी है, अनलेस वो 4 एक्सेप्शंस हो। उसके पास शेयर होना, कितने शेयर होना लाजमी है? हाँ, जितने आर्टिकल्स में लिखे हुए हैं। अगर आर्टिकल साइलेंट है तो कम से कम 1 शेयर भी काफी है, क्योंकि लॉ ने कहा है शेयर होल्डर होना जरूरी है। कितने शेयर्स का ये तादाद लॉ ने नहीं बताई, तो 1 शेयर से भी, लेकिन अगर आर्टिकल्स ने कहा हुआ है तो फिर वो जितने शेयर आर्टिकल्स में कहा हुआ है उतने होना जरूरी है। मिनिमम शेयर होल्डिंग वाली बात है जब वो डायरेक्टर के लिए कामयाब होना चाहता है, वो रिक्वायर्ड शेयर होल्डिंग वाली बात है। एक है अप्लाई करने के लिए, ठीक है, और एक है अपनी सीट को पक्का करने के लिए कितने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 10, कमेंट ऑन अबव प्रपोजल इन लाइट ऑफ प्रोविजंस कंटेन्ड इन कंपनी एक्ट। प्रपोजल का कुछ पता ही नहीं चल रहा रिक्वायरमेंट से। क्वेश्चन को पढ़ते हैं हम। हाइपर प्राइवेट लिमिटेड हैज टू, अच्छा ये तो लग रहा है कि अच्छा नेम डिफरेंट है, तो फिर तो आपको पक्का होगा ये क्या है। हाइपर प्राइवेट लिमिटेड हैज 2 शेयर होल्डर्स, ऑल द डायरेक्टर्स ऑफ कंपनी आर नॉमिनी ऑफ दीज 2 शेयर होल्डर्स। द डिटेल आर एज फॉलोज। नेम ऑफ शेयर होल्डर वेस्टर्न सीमेंट लिमिटेड, ए लिस्टेड कंपनी, 8.04 मिलियन शेयर्स हैं। नॉमिनी डायरेक्टर इसने नॉमिनेट किए हुए हैं 5। फुरकान, उसके पास 3.96 शेयर्स हैं, इसने नॉमिनेट किया हुआ है 3 डायरेक्टर्स। और स्टैरिक मार्क का मतलब क्या, इंक्लूडिंग। WCL is presently considering to appoint one of its director as the chief executive of HPL to replace the existing chief executive. वो अपना चीफ एग्जेक्टिव अपॉइंट करना चाहते हैं, रिमूव करना चाहते हैं। क्या रिमूव कर सकते हैं? अच्छा, अपॉइंट तो कर सकते हैं। अपॉइंट करने के लिए सिंपल मेजोरिटी चाहिए। असल मसला ये नहीं है कि अपॉइंट कर सकते हैं कि नहीं, असल मसला है रिमूव कर सकते हैं कि नहीं। रिमूव कर, तो रिमूव करने, अच्छा रिमूव करने के लिए 2 ऑप्शन है। अब चूंकि डायरेक्टर भी यही है, शेयर होल्डर भी यही है, दोनों ऑप्शन डिस्कस करेंगे। पहले कौन सी कर लें? डायरेक्टर। रिमूव करने के लिए 3/4 ऑफ टोटल नंबर चाहिए, जो कि बनता है 6। क्या ये रिमूव कर सकते हैं डायरेक्टर्स के? नहीं, जब तक के फुरकान का एक नॉमिनी डायरेक्टर इनके साथ ना मिल जाए। क्लियर? दूसरा, शेयर होल्डर की स्पेशल रेजोल्यूशन, उसके लिए कितने वोट चाहिए? 3/4 ऑफ प्रेजेंट मेंबर्स। तो यहां पे 3/4, अगर 2 ही मेंबर है, दोनों ही आगे होंगे, तो 3/4 बन रही है। ये कितना बनता है? 9 मिलियन। 9 मिलियन बनता है ना 3/4। क्या WCL के पास 9 मिलियन है? तो WCL डायरेक्टर्स मीटिंग में भी इसको रिमूव नहीं कर सकते और जनरल मीटिंग में भी इसको रिमूव नहीं कर सकते। क्लियर जी? चलिए, ये थी हमारी होम असाइनमेंट। अब हम चैप्टर 5 की तरफ चलें। आज के लेक्चर में जो हमने लर्निंग ऑब्जेक्टिव स्टडी करना है वो इजी लर्निंग ऑब्जेक्टिव है, प्रोसीजरल है, स्टेप बाय स्टेप इसमें प्रोसीजर वो बताएगा। ठीक है? आपने लेक्चर को गौर से सुनना है। इस
इस लेक्चर में टेक्निकल कंसेप्ट नहीं, यानी डायरेक्टली इस लेक्चर में से एग्जाम का क्वेश्चन सेट नहीं करेगा, लेकिन इस लेक्चर के जो कंसेप्ट्स हैं वो आगे उन क्वेश्चंस के लिए रेलिवेंट है जहां से उसने पेपर सेट करना है। कंसेप्ट हमारा क्या है? शेयर कैपिटल एंड इट्स टाइप्स। असल में अभी तक हमने चैप्टर 1 और 2 में पढ़ा कंपनी के बारे में, ऐसे ही है, कंपनी की टाइप्स, कंपनी रजिस्टर कैसे होगी, उसके मेमोरेंडम और आर्टिकल्स क्या होंगे। चैप्टर 1 और 2 रिलेट करता है कंपनी स्ट्रक्चर से, 3 और 4 रिलेट करता है मैनेजमेंट से। 3 और 4 किससे रिलेट करता है? मैनेजमेंट, यानी जो लोग नॉर्मली कंपनी की मैनेजमेंट को संभालते हैं उनसे रिलेट करता है। और आज जो हम चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर 5, ये रिलेट करता है शेयर कैपिटल से, कंपनी के शेयर कैपिटल से। अच्छा, इसमें हम कंसेप्ट को थोड़ा पहले मजीद पीछे लेके जाते हैं। कंपनी में शेयर होल्डर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, कंपनी में जो पैसे इन्वेस्ट होते हैं उसे कहते हैं सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, कि पैसे किस किस जगह से कंपनी के पास आते हैं, उसे क्या कहते हैं हम? सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। तो ये चैप्टर रिलेट करता है सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। लेकिन सोर्सेज ऑफ फाइनेंस की दो बड़ी टाइप्स है, एक है शेयर कैपिटल और एक है डेट। डेट में डिबेंचर्स भी आ जाते हैं, लोन भी आ जाते हैं। लोन बैंक से लिया जाता है नॉर्मली, और डिबेंचर नॉर्मली जनरल पब्लिक को इशू की, मैं नॉर्मली का वर्ड यूज कर रहा हूं, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। ये डिबेंचर और लोन, इन दोनों में कॉमन क्या चीज है कि दोनों ही डेट की कैटेगरीज है। जैसे मैं आपसे पूछूं भाई ऑर्डिनरी शेयर और प्रेफरेंस शेयर में कॉमन क्या है, आपके सर दोनों ही शेयर की टाइप्स हैं, ठीक है। वैसे इस चैप्टर में हम नॉर्मली ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल के ऊपर बात। और इसी तरह अगर मैं आपसे पूछूं कि डिबेंचर और लोन में सिमिलैरिटी क्या है, तो आप कहेंगे दोनों डेट है, लेकिन फर्क क्या है? डिबेंचर्स नॉर्मली जनरल पब्लिक को इशू किए जाते हैं और लोन नॉर्मली बैंक से या डायरेक्टर से लिया जाता है। नॉर्मली बैंक से लिया जाता है, डायरेक्टर से जब बैंक बिल्कुल इनकार कर देना फिर डायरेक्टर के पास जाए, नॉर्मली बैंक से लिया जाता है। हमारा ये जो चैप्टर है चैप्टर 5, इसका टाइटल क्या है? ये इस चीज से रिलेट कर रहा है, बस इसमें डिबेंचर्स की या लोन की बात नहीं होगी। फिर इसके बाद अगला चैप्टर का टाइटल क्या है? प्रॉस्पेक्टस, ये भी शेयर से ही रिलेट करता है। 7वां चैप्टर कौन सा है? मॉर्गेज एंड चार्जेस। ये है सिक्योरिटीज, कि जब लोन लिया जाएगा तो बदले में सिक्योरिटीज रिखवाई जाती है, उसकी टाइप्स। तो जो डिबेंचर और लोन है इसकी डिस्कशन होगी, याद रखिए, चैप्टर 7 में, और जो शेयर कैपिटल है इसकी डिस्कशन होगी 5 और 6 में। शेयर कैपिटल की डिस्कशन कहां होनी है? 5 और 6 में। और डिबेंचर लोन की डिस्कशन कहां होनी है? 7। तो फिलहाल ये हमारे इस चैप्टर का पर्पस नहीं है, हम इनके बारे में डिस्कशन नहीं करेंगे। क्लियर? आगे चलते हैं। शेयर कैपिटल क्या होता है, इसकी टाइप्स क्या? शायद आपको किसी लेक्चर में मैंने बताया था, वो एक हाउसिंग सोसाइटी की एग्जांपल देके, जिसने कटिंग की हुई थी अपनी टोटल सोसाइटी की डिफरेंट प्लॉट्स में, ठीक है। तो कंपनी का एक टोटल शेयर कैपिटल होता है, कंपनी इस टोटल शेयर कैपिटल को डिफरेंट स्मॉलर पार्ट्स में कट डाउन करती है, और हर स्मॉलर पार्ट को हम क्या कहते हैं? शेयर्स। और उसकी एक वैल्यू होती है, फेस वैल्यू, जो उसके ऊपर लिखी होती है, जिसे नॉमिनल वैल्यू या फेस वैल्यू कहा जाता है, ठीक है, नॉमिनल या एट पार वैल्यू। और एक मार्केट वैल्यू भी होती है। मार्केट वैल्यू क्या है?
जहाँ पे स्टॉक एक्सचेंज में सेल परचेज हो रही है। हमारे पूरे लॉ में याद रखें, रेगुलेटर्स को नॉर्मली मार्केट वैल्यू से कोई लेना देना नहीं होता, इसलिए हमारे पूरे सिलेबस में जो वैल्यू यूज होगी वो फेस वैल्यू होगी, मार्केट वैल्यू नहीं। अब सुनिए, वो आपको बता रहा है शेयर कैपिटल क्या है। कहता है सबसे पहले ऑथोराइज शेयर कैपिटल। ऑथोराइज शेयर कैपिटल क्या होता है? ये कंपनी का टोटल शेयर कैपिटल, मैक्सिमम जितना शेयर्स इशू कर सकती है। ये कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिखा होता है कैपिटल क्लास में। अगर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिखा हुआ है 5 मिलियन शेयर्स ऑफ ₹100 ईच इज इक्वल टू 500 मिलियन, ये लाइन लिखी है, ब्लू वाली लाइन के ऊपर फोकस कीजिए। अगर ये लाइन लिखी हुई है तो फिर इसमें जो ये वाली चीज है ये क्या है? नंबर ऑफ शेयर्स, और ये पार वैल्यू या नॉमिनल वैल्यू, फेस वैल्यू भी कहते हैं, और ये शेयर कैपिटल। ठीक है, समटाइम एग्जाम में आपको छोटी सी कैलकुलेशन करवाता है, वो नंबर ऑफ शेयर से शेयर कैपिटल पे या शेयर कैपिटल से नंबर ऑफ शेयर्स पे कैसे पहुंचना है, ये इक्वेशन को यूज करते हुए हम कैलकुलेशन कर लेते हैं। फिर कह रहे हैं ये तो हो गया ऑथोराइज शेयर कैपिटल। ये इशूड शेयर कैपिटल क्या होता है? इशूड शेयर कैपिटल वो शेयर कैपिटल, ऑथोराइज शेयर कैपिटल का वो हिस्सा होता है जो जनरल जो इशू हो चुका है, जो इशू हो चुका है, यानी जिसके बदले में कंपनी ने पैसे इकट्ठे कर लिए हैं। लॉ कहता है इशूड शेयर कैपिटल ऑथोराइज शेयर कैपिटल से कम होगा या उसके इक्वल होगा, ज्यादा कभी नहीं होगा, ये जहन में रखना है आपने। ठीक है, इशूड शेयर कैपिटल को भी उसी तरीके से लिखते हैं जिस तरीके से ऑथोराइज शेयर कैपिटल, जैसे 2 मिलियन शेयर्स ऑफ ₹100 इज इक्वल टू 200 मिलियन शेयर कैपिटल। अच्छा, अब शेयर इशू कैसे करना है, मैं उस प्रोसेस की डिस्कशन आपके साथ करने जा रहा हूं। किस प्रोसेस की? इशू कैसे करते? ये टाइप्स रहने दीजिए मेरे भाई, प्यारे भाई सामू भाई, टाइप्स रहने दें। आज सिर्फ ये शेयर कैपिटल का इंट्रोडक्शन होगा। हमने शेयर कैपिटल को इशू कैसे करना है ये प्रोसेस सुन लीजिए। आज के लेक्चर में सबसे अहम चीज ये प्रोसेस ही है। ठीक है, जैसे फर्ज कीजिए कि कंपनी का ऑथोराइज शेयर कैपिटल है 500 मिलियन और अभी तक कंपनी ने ₹1 का भी शेयर कैपिटल इशू नहीं किया हुआ। अभी कंपनी थोड़ा इनकॉर्पोरेशन के मैटर में बिजी थी। ठीक है, इनकॉर्पोरेशन वगैरह हुई, अब शेयर कैपिटल इशू करना है। पहली ऑप्शन जो चीज कंपनी ने सोचनी है वो ये, क्या ये हमने जनरल पब्लिक को शेयर इशू करने हैं या प्राइवेटली। अगर तो जनरल पब्लिक को शेयर इशू करने हैं तो इसे लिस्टेड कंपनी बनानी पड़ेगी। ठीक है, और अगर जनरल पब्लिक को शेयर इशू नहीं करने तो फिर लिस्टेड कंपनी बनाने की जरूरत नहीं है। अब हम एक कंप्रीहेंसिव सिस्टम समझते हैं लिस्टेड कंपनी का। एक कंपनी जिसने अपने शेयर इशू करने हैं और वो जनरल पब्लिक को इशू करना चाहती है, तो उसने सबसे पहले प्रोस्पेक्टस प्रिपेयर करना है। प्रोस्पेक्टस एक ऐसी डॉक्यूमेंट को कहते हैं जिसमें कंपनी के बारे में और इसकी मैनेजमेंट के बारे में, इसके बिजनेस के बारे में इंफॉर्मेशन होती है। प्रोस्पेक्टस की एग्जांपल बिल्कुल वैसे ही है जैसे आपका कोई कॉलेज यूनिवर्सिटी का प्रोस्पेक्टस होता है, जिसमें आपने अगर इंटरेस्टेड हो एडमिशन लेने के लिए तो आप जाते हैं, कुछ पैसे पे करते हैं, आपको प्रोस्पेक्टस दिया जाता है जिसमें उस कॉलेज के बारे में हर वो रेलिवेंट इंफॉर्मेशन होती है जो आपके डिसीजन के लिए जरूरी हो। ऐसा ही है, आप उसको पढ़ते हैं और फिर फैसला करते हैं कि क्या आपको इस कॉलेज में एडमिशन लेना है या नहीं लेना। अगर एडमिशन लेना हो तो क्या करते हैं आप? एप्लीकेशन भरते, अपने पर्टिकुलर्स लिखते हैं और यूनिवर्सिटी कॉलेज की इंतजामिया को, मैनेजमेंट को सबमिट करवाते। फीस अभी सबमिट नहीं करवाते,
फीस तो जब वो लिस्ट लगती है ना कि कौन सक्सेसफुल है उसके अप्लाई करने की भी लगती है। हाँ नहीं, अप्लाई करने की एडमिशन वो एक अलग चीज है, लेकिन वो जो कॉलेज की फीस है ना, जो कोर्स की फीस है, वो तभी आप पे करते हैं जब फाइनल लिस्ट लग जाती है। ऐसे ही है तकरीबन यही प्रोसेस शेयर इशू करने का भी है। फर्क सिर्फ ये है कि इसमें आपने फीस सारी की सारी पहले पे करनी होती है। ठीक है, कंसेप्ट क्या है? सबसे पहले आपने जनरल पब्लिक को शेयर इशू करने, आपको प्रोस्पेक्टस प्रिपेयर करने पड़ेगा। क्या प्रोस्पेक्टस? रूल्स याद रखिए, अगर जनरल पब्लिक को शेयर इशू करने हैं कंपनी प्रोस्पेक्टस प्रिपेयर करेगी, अगर जनरल पब्लिक को शेयर इशू नहीं करने कंपनी प्रोस्पेक्टस इशू नहीं करेगी, प्रिपेयर नहीं करेगी। ये रूल ज़हन में रखिएगा। ठीक है, कंसेप्ट ये नहीं है कि लिस्टेड कंपनी हमेशा प्रोस्पेक्टस इशू करेगी शेयर इशू करने पे, नहीं। और प्राइवेट कंपनी कभी प्रोस्पेक्टस इशू कर ही नहीं सकती, नहीं। प्राइवेट कंपनी अगर अपने आप को लिस्टेड में कन्वर्ट करवाना चाह रही है, प्रोसेस में एप्लीकेशन वगैरह फाइल की, प्रोस्पेक्टस वो भी इशू कर सकती है। और अगर लिस्टेड कंपनी ने शेयर्स जनरल पब्लिक को इशू नहीं करने, सिर्फ कुछ डायरेक्टर्स को इशू करने हैं या फैमिली मेंबर को उनके, तो वो भी प्रोस्पेक्टस इशू नहीं करेगी। तो सही गलत कंसेप्ट क्या है कि लिस्टेड कंपनी हमेशा प्रोस्पेक्टस इशू करेगी, प्राइवेट कंपनी कभी प्रोस्पेक्टस इशू नहीं करेगी। ये सही कंसेप्ट क्या है कि अगर जनरल पब्लिक को शेयर इशू करने हैं तो प्रोस्पेक्टस इशू किया जाएगा, और अगर जनरल पब्लिक को शेयर इशू नहीं करने प्रोस्पेक्टस इशू नहीं किया जाएगा। ये बात समझ आ गई आपको? ठीक है, क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसा होता है लिस्टेड कंपनी ने भी प्राइवेट प्लेसमेंट के जरिए शेयर इशू करना है, वो फिर प्रोस्पेक्टस बनाएगी कि नहीं बनाएगी? नहीं बनाएगी। क्लियर हुई ये बात? अच्छा चलिए, प्रोस्पेक्टस बना लिया, अब क्या होगा? वो प्रोस्पेक्टस याद रखिए, चूंकि इस प्रोस्पेक्टस की इंफॉर्मेशन की बेस पे लोगों ने अपनी सारी उम्र की जमा पूंजी इन्वेस्ट करनी है, इसीलिए इसका रेगुलेटर की तरफ से क्लियर होना जरूरी है। रेगुलेटर पढ़ के देखते हैं कि इसमें कोई गलत बात तो नहीं लिखी हुई, मिस स्टेटमेंट तो नहीं है, ये सारी बातें। क्योंकि देखें, आपने लोगों का पैसा लेना है ना इस डॉक्यूमेंट की बेस पे, तो हो सकता है आप अपने पास प्रॉफिट गलत रिपोर्ट कर दें, या आपने बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट जिनकी अभी डील हुई ही नहीं है आप लिख दें कि उनकी डील हो चुकी है। इसीलिए प्रोस्पेक्टस का क्लियर होना जरूरी है। कहां से? रेगुलेटर्स, कमीशन से भी, स्टॉक एक्सचेंज से भी। ठीक है, क्लियर हो गया। अब आपने प्रोस्पेक्टस को इशू कर दिया, अपनी वेबसाइट पे, कंपनी की वेबसाइट पे भी अवेलेबल है और बहुत से बैंक्स के पास भी अवेलेबल है। अब जनरल पब्लिक क्या करेगी? जनरल पब्लिक इस प्रोस्पेक्टस को बाय करेगी या डाउनलोड करेगी या बैंक से जाके लेगी प्रोस्पेक्टस को? प्रोस्पेक्टस को पढ़ेगी, फैसला करेंगे कि क्या हमें शेयर खरीदने हैं कि नहीं। जिस तरह कॉलेज के प्रोस्पेक्टस में एंड पे एडमिशन फॉर्म होता है ना, उसी तरह प्रोस्पेक्टस के जो कंपनी का प्रोस्पेक्टस होता है, इसके एंड पे भी एक एप्लीकेशन फॉर्म होता है जिसमें लिखा होता है कि आप अगर शेयर खरीदना चाहते हैं तो लिखे कितने शेयर्स खरीदने हैं। अगर आपने 1 लाख शेयर्स खरीदने हैं, उसकी फेस वैल्यू है 50, तो वो लिखते हैं यहाँ पे लिखे 1 लाख, फेस वैल्यू 50, टोटल कितने हो गए? 50 लाख। ये एप्लीकेशन आपने, इंटरेस्टिंगली, ये एप्लीकेशन आपने 50 लाख रुपए के साथ बैंक में जमा करवानी है कंपनी को अप्लाई करने के लिए। इसमें रिक्वायरमेंट देखे, कॉलेज में क्या होता था, वो कहते थे फीस फाइनल लिस्ट लगने के बाद जमा करवानी है। यहां पे फीस पहले ले रहे हैं, इस वजह से कि बहुत से शरारती या नॉन सीरियस बायर भी एप्लीकेशन डाल देते हैं, जो बाद में कंपनी उनको कहती है, वो कहते हैं हम तो मजाक कर रहे थे, तो कंपनी के अब ओरिजिनल जेन्युइन बायर को वो रिफ्यूज कर दिया, और जिनको उन्होंने कहा कि आ जाएं, उन्होंने कहा जी हम। तो इसीलिए कंपनी देखने के लिए कि बायर सीरियस है कि नहीं, उन्हें कहते हैं भाई हमें पैसे दिखाएं, यानी पैसे जमा करवाएं। हाँ, अगर इनका नाम सक्सेसफुल लिस्ट में आ गया कैंडिडेट्स की, तो इनको बदले में शेयर इशू कर दिया जाएगा, वरना क्या किया जाएगा? पैसे वापस कर दिए। और याद रखें, लॉ ने बड़ी सख्त कंडीशन रखी हुई है कि कंपनी इन पैसों को इस्तेमाल नहीं कर सकती, अपने पर्पस के लिए इन पैसों को इस्तेमाल नहीं कर सकती। ठीक है, वो वापस करने हैं।
जब तक वापस नहीं, अगर शेयर इशू ना किए तो जब तक पैसे वापस नहीं करेंगे बिजनेस कमेंस नहीं कर सकते। ये बड़ी सख्त कंडीशन है कि ऐसा ना हो पब्लिक से पैसे मंगवा के बाद में इस्तेमाल कर लें और पब्लिक को टाल मटोल शुरू कर दें। कहते हैं नहीं, हम आपको काम नहीं शुरू करने देंगे जब तक इनके पैसे, जिनको शेयर इशू नहीं हुए। चलिए वापस आते हैं अपने मेन प्रोसेस पे। कंपनी ने प्रोस्पेक्टस प्रिपेयर, स्टेप नंबर 1 कंपनी ने डिसाइड किया पब्लिक को शेयर इशू करते हैं। स्टेप नंबर 2 प्रोस्पेक्टस प्रिपेयर किया। स्टेप नंबर 3 कमीशन से अप्रूवल और सिक्योरिटी एक्सचेंज रेगुलेटर से क्लियरेंस ले ली। स्टेप नंबर 4 जनरल पब्लिक को प्रोस्पेक्टस इशू कर दिया। स्टेप नंबर 5 जनरल पब्लिक ने प्रोस्पेक्टस डाउनलोड करके फिल किया जिसने करना था। एप्लीकेशन सबमिट करवा दी अलोंग विद सब्सक्रिप्शन मनी। ये जो अप्लाई करना होता है ना, यानी कोई भी इन्वेस्टर जब अप्लाई करता है कंपनी के शेयर हासिल करने के लिए, इसे कहते हैं सब्सक्रिप्शन। इसे क्या कहते हैं? सब्सक्रिप्शन। कि उन्होंने अप्लाई किया है फॉर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर। अब यहां से 3 पॉसिबिलिटीज हैं, 3 पॉसिबिलिटीज है, बल्कि सिंपल रखते हैं 2। कंपनी ने अगर इशू करने थे 1 करोड़ शेयर, तो या तो एप्लीकेशंस आएंगी 1 करोड़ से ज्यादा की या 1 करोड़ के बराबर या उससे कम की। ठीक है, अगर तो 1 करोड़ के बराबर या उससे कम की है सबको शेयर इशू कर दिए जाएंगे। अगर उससे ज्यादा की है तो एक प्रोसेस होता है जिसे कहते हैं बैलेटिंग। बैलेटिंग का मतलब क्या होता है? कुरानंदाजी। तो अगर 1 करोड़ शेयर इशू करने एप्लीकेशन आ गई 1 करोड़ 25 लाख की, अब क्या होगा? बैलेटिंग होगी। जिनके नाम आ गए उनको शेयर इशू किए, जिनके नाम नहीं आए उनको एक लेटर, अपॉलॉजी का लेटर विद चेक, जितना उनका पैसे हैं, भेज दिया जाएगा। ये बात समझ आ गई? ठीक है, यानी सब्सक्रिप्शन या तो होती है ओवर सब्सक्रिप्शन या होती है अंडर सब्सक्रिप्शन। ओवर सब्सक्रिप्शन का मतलब क्या है? जितने शेयर इशू करने ज्यादा पैसे आ गए। अंडर का मतलब कम आए। ठीक हो गया? अच्छा, एक और कंसेप्ट यहां पे ऐड करने सिर्फ 2-3 मिनट। कंसेप्ट खत्म हो गया यहां पे तकरीबन। एक और टर्म मिनिमम सब्सक्रिप्शन की। कारोबार स्टार्ट करने के लिए ना कुछ मिनिमम अमाउंट चाहिए ही होती है। जैसे फर्ज कीजिए मैं कोई नया कॉलेज स्टार्ट करना चाहता हूं, तो मैंने हिसाब किताब लगाया, अगर एक अच्छे लेवल का, मैं कि भाई मैं FCA तजर्बेकार बंदा, एक्सपीरियंस, मैं कॉलेज ना कुछ छोटा मोटा, कोई अच्छा सा कॉलेज स्टार्ट, अच्छे हैवी वाला कॉलेज। हैवी वाला कॉलेज जो स्टार्ट करने के लिए मुझे पैसे चाहिए, फर्ज कीजिए 10 करोड़। तो मैंने कहा जी मैं शेयर इशू करूंगा कितने के? 10 करोड़ के। शेयर्स कितने के इशू करूंगा? 10 करोड़ के, 100 मिलियन। लेकिन ये होती है टोटल शेयर इशू जो मैंने करना है। लेकिन मैंने अपने जहन में एक मिनिमम अमाउंट भी बनाई होगी कि पता नहीं 100 मिलियन सब्सक्राइब होता है कि नहीं होता, तो कोई पता नहीं। तो कम से कम कितने को शेयर एप्लीकेशन आ जाएंगी कम से कम, तो मैं बिजनेस शुरू कर सकता हूं। तो आपने जहर में लगाया होगा अंदाजा 40 मिलियन के। अगर 100 मिलियन सब्सक्राइब नहीं भी होता ना, 40 मिलियन तक भी हो गया, तो मैं कॉलेज स्टार्ट कर काम, नो डाउट इतना हैवी नहीं होगा, लेकिन इतना होगा कि काम शुरू हो सके। इस अमाउंट, ये है टोटल सब्सक्रिप्शन, ये है मिनिमम सब्सक्रिप्शन। मिनिमम सब। अब कंसेप्ट सुनिए। स्टेप नंबर 1, अगर एप्लीकेशन आई 120 मिलियन की, तो क्या होगा? बैलेटिंग होगी, 100 मिलियन को शेयर इशू होंगे, 20 मिलियन को पैसे वापस। क्लियर? अगर एप्लीकेशन आई एग्जैक्ट 100 मिलियन की, सब कुछ। अगर एप्लीकेशन आई 60 मिलियन की, तो भी सबको शेयर इशू कर दिए जाएंगे, ये ध्यान में रखिए। लेकिन अगर एप्लीकेशन मिनिमम सब्सक्रिप्शन से भी कम की आती हैं, 30 मिलियन की, फिर क्या करेंगे? फिर शेयर इशू
नहीं, क्योंकि अब शेयर इशू करने का फायदा ही नहीं है। तो याद रखें, अगर जब कभी आपने शेयर इशू करने हैं, मिनिमम सब कम से कम इतने शेयर जरूर आने चाहिए कि मिनिमम सब्सक्रिप्शन पूरी हो जाए। अगर मिनिमम सब्सक्रिप्शन से भी कम आए ना तो आपने शेयर इशू नहीं करने, आपका बिजनेस प्रोजेक्ट चलना ही नहीं है। इसीलिए लोग इस रिस्क से बचने के लिए, मिनिमम सब्सक्रिप्शन के रिस्क से बचने, एक अंडर राइटर को हायर करते हैं। अंडर राइटर वो एक तरह का इंश्योरेंस प्रोवाइडर होता है। वो कंपनी को कहता है हम आपको गारंटी देते हैं कि कम से कम आपके 40 मिलियन शेयर्स जो हैं वो जरूर आएंगे। अगर इससे कम आए तो जितना डिफरेंस आएगा वो हम ले लेंगे, ताकि आप अपने शेयर इशू करके काम शुरू करने वाले बने। उसको कहते हैं अंडर राइटर। अब ये प्रोसेस समझ आ गया आपको? ये सारा प्रोसेस जो मैंने आपके साथ शेयर किया है ना, वो नीचे लर्निंग ऑब्जेक्टिव 1 में लिखा हुआ है। अच्छा, एक दो टर्म है, एक इशूड शेयर कैपिटल, एक पेड अप शेयर कैपिटल। दोनों में फर्क है, ये पता है आपको? पुराने जमाने में दोनों में फर्क होता था, अब फर्क नहीं है। अब फुली पेड शेयर इशू होते हैं। पुराने जमाने में पार्टली पेड शेयर इशू होते थे। तो इशूड शेयर कैपिटल और पेड अप शेयर कैपिटल में फर्क होता था। इशूड ज्यादा होते थे, पेड अप कम, शाबाश। लेकिन अब चूंकि इशूड और पेड अप, क्योंकि फुली पेड शेयर इशू होने, वो सेम होंगे। क्लियर? ये हमारा लर्निंग ऑब्जेक्टिव 1 है। इसमें 2 कंसेप्ट है, शेयर सर्टिफिकेट और एडवर्टाइजमेंट वाले। ये कल याद करिएगा, कल स्टार्ट में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है जी, आज का लेक्चर यहाँ खत्म करते हैं। अल्लाह हाफिज। असाइनमेंट करके आइएगा जो दी हुई है।